हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके प्यार और साथ के चलते हमारे 1K सब्सक्राइबर जल्द ही पूरे होने वाले हैं। इसी तरह आप अपना साथ बनाए रखें और FMC पर भरोसा रखें। खैर दोस्तों, ये बातें तो चलती रहेंगी, पर आज की वीडियो में हम जानेंगे नागराज के उद्गम, एबिलिटीज़ और पावर के बारे में। ना, जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल आज हम कंपेयर करेंगे नागराज वर्सेस नागराज में। तो उसके लिए हमारी अर्थ के नागराज तथा अल्टरनेटिव अर्थ के नागराज की पावर्स व ओरिजिन को जानना होगा, जिसे हमने अवशेष सीरीज में देखा था। तो दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं टीम FMC। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी के नागराज का बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार है। इसी शताब्दी के शुरुआती सालों में तक्षक नगर नाम का एक नगर था, जिस पर वीर प्रतापी, न्यायी और प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाले राजा तक्षक राज किया करते थे। चूँकि तक्षक राज की पिछली सभी पीढ़ियां हजारों वर्षों से सर्पों की पूजा करती आ रही थी, इसलिए वह भी सर्पों के बहुत बड़े भक्त थे। सर्पों के प्रताप के बल पर ही तक्षक राज को एक अकल्पनीय खजाना प्राप्त था, जिसकी रक्षा के लिए उनके कुलदेवता यानी देव कालजयी सदैव तैनात रहते थे। खजाने में भरे असंख्य सर्पमणियों और हीरे जवाहरातों के स्वामी होने के साथ साथ राजा तक्षकराज एक और बेशकीमती हीरे के स्वामी थे, जिसका नाम था रानी ललिता यानी उनकी पत्नी, जो अत्यंत रूपसी, शालीन और धार्मिक थी और राजा को बहुत प्रिय थी। चारों ओर प्रसन्नता और खुशहाली थी। दुख था तो मात्र इस बात का कि राजा तक्षकराज के वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। विवाह के कई सालों बाद भी रानी ललिता देवी की कोई संतान नहीं थी। उनके इसी दुख से राजा का हमशक्ल भाई नागपाशा बहुत खुश था, क्योंकि राजा के मृत्यु के बाद राजा वही बनता, पर उसके मंसूबों पर पानी फिरने वाला था। देव कालजयी रानी ललिता देवी की पूजा अर्चना से बहुत खुश थे। एक दिन वे रानी को पुत्रवती होने का वरदान दे देते हैं। इस वरदान से राजा और रानी प्रसन्न थे, पर नागपाशा का क्रोध बहुत बढ़ गया था। राजा अपनी रानी का बहुत ख्याल रखने लगे थे, पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि नागपाशा ने अपनी चाल चल दी है। रानी रोज की भांति पूजा के लिए जाती है, पर इस बार नागपाशा पूजा की थाली को बदल देता है। देव कालजयी जैसे ही भोग सामग्री से कपड़ा हटाते हैं, थाली में एक मरा हुआ नेवला होता है। देव कालजयी क्रोध में बिना रानी का कोई पक्ष सुने उस पर अपनी जहरीली विष फुंकार छोड़ देते हैं। रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। इस विष का इलाज करना किसी भी वैद्य के वश की बात नहीं थी। राजा अपनी नाराजगी देव कालजयी को जाहिर करते हैं, पर कालजयी कहते हैं कि अब वे कुछ नहीं कर सकते। राजा बिना अपनी रानी के जीना नहीं चाहते थे, इसलिए वे देव कालजयी के चरणों में अपनी जान देने की बात कहते हैं। तब देव कालजयी एक उपाय बताते हैं, पर इस उपाय से रानी ललिता देवी या उनके घर में पल रहे बच्चे दोनों में से किसी एक की जान बच सकती थी। राजा बच्चे का मोह ना करके रानी ललिता देवी की जान बचाने की फरियाद करते हैं। तब देव कालजयी राजा को एक मणि देते हैं, जिसके प्रभाव से रानी के शरीर का पूरा विष गर्भस्थ बालक के शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। रानी तो ठीक हो जाती है, पर उनका बालक मृत पैदा होता है और नियमानुसार उसके शरीर को नदी में बहा दिया जाता है। वास्तव में वह बालक मरा नहीं था, बल्कि उसका मस्तिष्क देव कालजयी के विष के प्रभाव से निष्क्रिय था, इसलिए ना वह पूरी तरह मृत था और ना ही जीवित। बालक मीलों सफर करता हुआ एक अज्ञात स्थान पर झाड़ी में फंस जाता है। वह स्थान नागद्वीप से कुछ ही दूर था। नागद्वीप, जहाँ इच्छाधारी सर्प वास करते थे। इच्छाधारी सर्पों के राजा मणिराज की भी कोई संतान नहीं थी। तब देव कालजयी उसे स्वप्न में उस बालक के बारे में बताते हैं और इसका इलाज करने को कहते हैं। मणिराज अपनी पत्नी मणिका को अपने सपने के बारे में बताते हैं। इस पर रानी उन्हें देव आज्ञा का पालन करने की सलाह देती है। राजा की आज्ञा से उस बालक का गुप्त रूप से इलाज किया जाता है। वर्षों बीत जाते हैं, पर बालक पर चिकित्सा का कोई असर नहीं दिख रहा था और न ही बालक का शरीर बढ़ रहा था। पर इधर नागद्वीप के राजतांत्रिक विशंदर को बालक के बारे में पता चल जाता है और यह भी पता चल जाता है कि यदि बालक ठीक हो गया तो नागद्वीप का अगला वारिस वही बनेगा, जबकि विशंदर सत्ता हड़पना चाहता था। धीरे धीरे बालक पर दवाइयों का असर दिखने लगा था और बालक का नीला शरीर हरे रंग में बदलने लगा था। बालक के सही होने की खबर जानकर विशंदर उस अज्ञात स्थान के प्रहरियों पर हमला कर देता है और उस बालक को चुरा लेता है और उसी अज्ञात स्थान पर छोड़ देता है जहाँ से वह बालक मिला था। पर अब बालक जीवित हो गया था। वहाँ उस स्थान के पास ही एक मंदिर था, जहाँ के पुजारी को वह बालक मिलता है। वह उसे नागमणि को सौंप देता है, जो सांपों का विशेषज्ञ था। अपनी शोध और ज्ञान के बल पर वह उस बालक के दिमाग से जहर का असर हटा देता है और वह बालक एक विष बालक के रूप में बदलने लगता है। नागमणि अपराध की दुनिया का मसीहा बनने की ठान लेता है और उस बालक को फाइटिंग ट्रेनिंग, एम ट्रेनिंग और कई तरह की ट्रेनिंग देकर उसे एक लाइव वेपन में बदल देता है और उसे नाम देता है नागराज।
अब बात करें अल्टरनेटिव अर्थ के दूसरे नागराज की, तो उसकी कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। उसके माता पिता का भी वही नाम था जो हमारे नागराज के माता पिता का नाम है, पर यह बात आज से 1000 साल पहले की थी। राजा का भाई नागपाशा यह नहीं चाहता था कि राजा का वंश आगे बढ़े, ताकि उनके मरने के बाद वे राज्य को हासिल कर सके। इसलिए वो रानी ललिता देवी को खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में तेज विष देता है ताकि उनकी कोख जल जाए। पर नागपाशा नहीं जानता था कि रानी की कोख में भ्रूण आ चुका है, पर उस विष के असर से भ्रूण आम भ्रूणों की तरह विकसित नहीं हो पा रहा था, बल्कि उसका विकास अलग अलग दिशा में हो रहा था। 3 वर्षों तक भ्रूण का विकास शरीर में होता रहा, पर जैसे ही नागपाशा को यह बात पता चली कि रानी के गर्भ में बालक है, उसने राजा के कान भरने शुरू कर दिए और रानी को बदचलन साबित कर दिया। क्योंकि राजा 3 वर्षों से किसी युद्ध पर गए हुए थे, तो रानी गर्भवती कैसे हुई। नागपाशा की बातों में आकर राजा अपनी रानी को सर्पदंड दे देते हैं। सर्पदंड, जिसमें सजा याफ्ता मुजरिम को परम विषधारी सर्प हलाहलदर की ज्वालामुखी रूपी बांबी में फेंक दिया जाता था। रानी को भी उसमें फेंक दिया गया, पर रानी के शरीर में तीक्ष्ण विष से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो गई थी और यही क्षमता उसके बच्चे में थी, जिसे रानी ने उन्हीं विष ज्वालों में जन्म दिया। बालक में हड्डियों का अभाव था और वह मात्र मांस के एक लोथड़े के रूप में जन्मा था, पर मां के अमृतमय दूध ने उस बालक को एक नया जीवन दिया और बालक में हड्डियों का विकास होने लगा। विष ज्वालों ने उस बालक में अद्भुत क्षमताएं पैदा की और वह बालक एक विष बालक बन गया, जिसके शरीर में था हलाहल विष और कई चमत्कारी शक्तियाँ। अब बात करें दोनों की पावर्स की, तो दोनों नागराज के शरीर में अनेकों प्रकार के सर्प वास करते हैं, पर दोनों नागराज की शक्तियाँ भिन्न भिन्न हैं और उनकी सर्प शक्तियाँ भी उनकी पृथ्वी के सर्पों की तरह ही भिन्न भिन्न हैं। नागराज अपने शरीर को रबड़ की तरह लचीला बना सकता है, तो वहीं दूसरा नागराज अपने शरीर को मेटल की तरह सख्त कर सकता है और दोनों के शरीर में वास करते हैं कई इच्छाधारी सर्प। हमारी पृथ्वी का नागराज अपना मानसिक रूप बना सकता है, जबकि अल्टरनेटिव नागराज अपने शरीर से ऊर्जा रूप को अलग कर सकता है। इसके अलावा भी दोनों नागराज में तरह तरह की शक्तियाँ हैं, पर शायद दूसरे नागराज पर हमें भविष्य में कोई कॉमिक्स पढ़ने को मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप कॉमिक्स से संबंधित किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करें। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें। तो कीप वॉचिंग टीम FMC, जुनून नेवर डाई।